सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो हमारा ये वीडियो है जो हिमुडा का सिविल ब्रांच से रिलेटेड अभी जो संडे को एग्जाम होके हटा है उसके एनालिसिस से रिलेटेड है। मेरे साथ हैं इस रीजन के बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी नीतीश पांडे सर, वेलकम सर। सो आज मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि अभी ये वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और किस डायरेक्शन में ये हम लोग जो है इस वीडियो को बनाएंगे। देखो, इस वीडियो में क्या है कि अभी हम लोग जो हिमुडा का पेपर हुआ है सिविल ब्रांच का संडे को, तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, डिटेल एनालिसिस। और इसका एनालिसिस करने का रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए, कैसे इसको अटेम्प्ट करना या क्या किया था, क्या सोल्यूशन है, वो अलग पार्ट है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका 15 सितंबर को जल शक्ति के लिए 15 वैकेंसीज के लिए एग्जाम होना है। अब क्योंकि ये जो पेपर हुआ है हिमुडा का अभी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल ब्रांच का, ये नए एग्जाम पैटर्न पे पहली बार पेपर हुआ है। इससे पहले नए एग्जाम पैटर्न पे एई के लिए इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होके हटा है और ये सिविल ब्रांच के लिए पहली बार हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, किन चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स थे कि जैसे अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में अराउंड 32-33 टॉपिक्स हैं उसके अंदर। तो बच्चों के डाउट्स थे कि सर सारे टॉपिक करें ना करें, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दें, कुछ छोड़ना है तो कौन से टॉपिक हम लोग छोड़ सकते हैं। और अभी जो 15 सितंबर का एग्जाम है तो हमें यहाँ से भी बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में वो पेपर भी आएगा। नो डाउट कि इससे हम सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक चीज़ों को प्रिडिक्ट करना वो एक मतलब वो ओपन रहती है चीज़, क्योंकि वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि यहाँ में इस पैटर्न इस एग्जाम के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने मान लो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से नहीं डाला, तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या जल शक्ति के अंदर केमिस्ट्री वाले टॉपिक से आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर होता है, इन एनालिसिस से हमें आइडिया लग जाता है कि यस, कि अगर केमिस्ट्री में नहीं आया इसमें से तो वहाँ पे केमिस्ट्री के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर जैसे इसमें मार्जिन भी होता है, आप लोगों के पास आपके पास मार्जिन होता है कि 8 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, 8 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे 4+4 पार्ट ए पार्ट बी, और उसमें से आपको 3-3 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट्स हैं। ये उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था एग्जाम पैटर्न। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन पहले टॉपिक में से, पहले पार्ट में से, और 3 क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में से करने हैं और हर टॉपिक के 4 पार्ट हैं। तो इट मीन्स कि आपको 12 क्वेश्चन आपको करने पार्ट ए से, 12 क्वेश्चन करने आप लोगों को पार्ट बी से। अब अगर आप इस एग्जाम को जिन लोगों ने दिया है या जिन लोगों ने मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो जल शक्ति के लिए जा रहे हैं उन लोगों ने भी इस एग्जाम को देख लिया होगा, तो ये मोरलेस जो सारा एग्जाम है वो उसी चीज़ से रिलेट करता है कि जो आप लोगों को हमने बताया था कि किन टॉपिक्स पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। सिलेबस आप लोगों के पास होगा, सब्जेक्ट ये सारा पेपर आप लोगों के पास है। तो अब नीतीश सर जिन्होंने इस हिमुडा एग्जाम को नहीं लिखा था क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी तो बहुत कम बच्चे मोटिवेटेड थे, लेकिन जल शक्ति के लिए बहुत बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, उसके लिए भरा हुआ है। तो नीतीश सर पहले आप इस पेपर का एनालिसिस करके बताइए सर बच्चों को डिटेल में कि इस पेपर में कौन से सिलेबस में से कौन से टॉपिक आए नहीं आए, फिर हम उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि आपको अब जल शक्ति के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है सर। पेपर सर अगर देखें ना तो पेपर नॉर्मल जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होता है वैसा ही पेपर है। पेपर का लेवल ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक ठाक पेपर है। और पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे हैं, दोनों ही पूछे हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऐसा है कि अगर आपने तैयारी की हुई है, चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। हाँ, इसमें देखिए लेकिन मैथ वगैरह भी पूछा हुआ है तो ये भी पोर्शन आपको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। बाकी तो जैसे मैंने देखा नहीं केमिस्ट्री का क्वेश्चन या फिजिक्स का क्वेश्चन, नॉर्मली जो हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपकी सिविल की तैयारी अच्छी है तो ये सारे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। अब जैसे देखिए जो पहला क्वेश्चन है तो इसमें ये आइगन वैल्यूज़ वगैरह के बारे में पूछा है मैट्रिक्स से, ये मैथ का क्वेश्चन है। फिर फोर्स एंड डिस्टेंस वेक्टर्स आर गिवन और इससे पूछा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है आपको, ये भी देखिए मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। फिर आई सेक्शन है जिसमें शियर फोर्स लगा हुआ है, डिटरमाइन एक्सप्रेशंस फॉर शियर स्ट्रेस फॉर फ्लेंज एंड वेब सेक्शन, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का ही पार्ट ये भी है, ये भी करते ही हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में। देन अ साइफन ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर कनेक्ट्स टू रिजर्वायर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 20 मीटर इन एलिवेशन, द लेंथ ऑफ साइफन इज 500, ये साइफन की डिटेल दी गई है और पूछा है इससे डिस्चार्ज कितना निकलेगा। तो ये फिर से एफएम का क्वेश्चन है। अब देखिए इस पार्ट में ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन हो गए, एक मैकेनिक्स का, एक सोम का और एक एफएम का क्वेश्चन है। फिर पर्च्ड वाटर टेबल, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ वाटर में पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के अंदर। फिर ये बियरिंग्स दी गई हैं और इसके अंदर करेक्ट बियरिंग्स पूछी गई हैं, ये सर्वे का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मतलब अगर आपने चैप्टर करा हुआ है तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन दिए गए स्ट्रीम फ्लो में, ये बेसिकली हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, आइसोहाइटल मेथड का क्वेश्चन है। इसके अंदर कैचमेंट से रन ऑफ
डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट निकालना है। और ये आइसोहाइटल मेथड है, वहाँ पे एवरेज डेप्थ निकालते हैं हम रेनफॉल की। तो तरह तरह के मेथड्स होते हैं, नॉर्मल एवरेज ले सकते हैं, आइसोहाइटल मेथड होता है, वहाँ पे थिसन पॉलीगन अप्रोच होता है। तो ये एक मेथड है, ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ऑलरेडी बहुत एग्जाम में पूछता है ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। फिर वेन है 75 mm इन डायमीटर, 150 mm इन हाइट, ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेंथ का, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकालना है सॉइल का, ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये पोल्यूशन का क्वेश्चन है, अल्बीडो वगैरह से रिलेटेड है कि कितना एब्जॉर्प्शन होता है। डिस्कस द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ह्यूमन बीइंग एयर पोल्यूशन में, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ये भी पोर्शन करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग डिफरेंशियल फ्री सोइल टेस्ट, ये सॉइल मैकेनिक्स का लास्ट का पोर्शन है जहाँ पे टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट भी काफ़ी आसान सा प्रोसीजर है, केरोसिन एक बार डालते हैं, एक बार वाटर डालते हैं, ये भी क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखिए ना तो इसमें दिया हुआ है कि 150 वर्ड्स में ही आपको आंसर देना है। 150 वर्ड्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके ये मेंशन है कि 150 वर्ड्स में ही आंसर देना है। तो और अगर आप क्वेश्चन देखिए ना तो ये 150 वर्ड्स में आप अच्छे से आंसर दे भी सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती लिख रहे हैं तो वो अलग बात है, पर नॉर्मल अगर आप सही आंसर दे रहे हैं जिससे आपको नंबर मिलने वाला है, प्रिसाइज आंसर दे रहे हैं, तो ये 150 वर्ड से ज़्यादा के क्वेश्चन है भी नहीं। मतलब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी था सर कि जैसे ये अभी वैसे आपने वैसे कवर कर दिया है कि बच्चों को, जैसे यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपको 150 वर्ड्स में ही करना है हर सब पार्ट को। तो इसमें पेपर में यहाँ पे इन्होंने ऐड भी करवाया कि आपको सप्लीमेंट्री शीट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सर कि क्या ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं तो क्या वो 150 वर्ड्स में कंप्लीट हो सकते हैं, हो जाएंगे क्वेश्चन या नहीं हो जाएंगे? दूसरा चीज़ इसमें ये है सर कि जैसे आउट ऑफ 32 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं, तो ऑन एन एवरेज 7 से 8 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन को मिल रहा है। तो क्या ये एक क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता सर? हाँ, अब ये 150 वर्ड्स में तो आंसर हो जाएंगे क्वेश्चंस के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, कुछ क्या ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आप बोल सकते हैं 50-60% क्वेश्चंस हैं वो लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, थ्योरी टाइप का आपको लिखना है। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आपको न्यूमेरिकल में टाइम सेव भी हो जाता है क्योंकि आपको आंसर तक निकालना है, उसमें अगर बड़ा क्वेश्चन है तभी टाइम लगेगा, पर थ्योरी में टाइम लगता ही लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो पेपर थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा है कि आपको 24 क्वेश्चन करने हैं और 24 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 1.5-2 पेज लिखेंगे, यानी करीब 50 पेज आपको लिखना है, और 50 पेज लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं। तो आप नॉर्मली देख लीजिए आप कितना स्पीड से लिखते हैं, कितने पेज लिख सकते हैं। क्वेश्चंस 150 वर्ड्स में तो हो जाएंगे ऑलमोस्ट सारे, कुछ को छोड़ के, पर सारे ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, आप यही बोलेंगे कि हो जाएंगे। हाँ, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको लिखने में टाइम जरूर लग सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन द प्रोसीजर कंडक्टिंग डिफरेंशियल फ्लूइड टेस्ट, ये सारे देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये चारों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर जैसे 2 ml ऑफ रॉ सीवेज, ये आसान क्वेश्चन है, ये 2 मिनट का सवाल है, बीओडी निकालना है इसमें। अब इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। फिर वेरियस स्टेजेज विच आर इन्वॉल्व इन आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, फिर से आपको लिखना है थ्योरेटिकल। हाउ वुड यू डिसाइड इकोनॉमिकल स्पैन ऑफ ब्रिज, फिर से आपको ये यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे मेंशन द कंडीशंस इन विच यू वुड अप्लाई इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड एंड डायनेमिक एनालिसिस मेथड, ये फिर से क्वेश्चन है कि आप स्टैटिक मेथड कब लगाओगे, डायनेमिक मेथड कब लगाओगे। डिजाइन पार्ट का ये कोड से इसने क्वेश्चन पूछा है, और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि यहाँ पे कोड का नाम मेंशन किया हुआ है। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का क्वेश्चन है एक्चुअली, IS 1893 पार्ट 3 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का ये कोड होता है। तो इसने सीधा कोड से प्रोसीजर पूछा हुआ है कि इस कोड में क्या मेंशन है। अब यहाँ पे मैं सर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे ये 4 क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चे को कौन से 3 अटेम्प्ट करने चाहिए थे? और दूसरा चीज़ है कि जो इन्होंने सिलेबस भी जो सर प्रोवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 का अलग सिलेबस है, पार्ट 2 का अलग सिलेबस है, तो क्या सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं सर पार्ट 1 के हिसाब से? पार्ट 1 ये पेपर पार्ट, हाँ, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ये इसके बाद ये केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। आप खुद से देखिए ना, इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं इसके अंदर, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने आगे भी पेपर देखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नहीं, इन्होंने तो सर डिवाइड कर दिया है, इन्होंने 2 पार्ट कर दिया, सिलेबस भी उस हिसाब से दिया है। जैसे ये पार्ट 1 है ना सर, ये पार्ट 2 आ गया, तो सिलेबस इसका अलग है, इसका सिलेबस अलग दिया हुआ है। पार्ट 1 में देखिए, वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं है, आया क्वेश्चन, इसमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, मैथमेटिक्स से आया हुआ है, बाकी तो किसी टॉपिक। मैथ्स वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, मैंने तैगी से तो दिखाया है, वो भी बोल रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है। मैथ वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, करते ही है। मतलब अगर आपने जैसे मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है उस चैप्टर के क्वेश्चन आप कर लेंगे, इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब इसमें देखिए फिजिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह बोल सकते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह एक क्वेश्चन है, पर वो भी आप नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग में कर ही लेते हैं, मैकेनिक्स में ही कर लेते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन दिखा, इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड रॉक मैकेनिक्स से भी कोई क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजी, इसमें हाइड्रोलॉजी का पार्ट है सर बीच में थोड़ा सा। हाँ, अब इसमें हाइड्रोलॉजी का तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हाइड्रोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखा था मैंने अभी, एक ये क्वेश्चन है, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था ऊपर कहीं, और ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये वाला नहीं, ये सर्वे का क्वेश्चन है, यही है हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन, देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरे को लग रहा है मैक्सिमम अगर किसी ने डाले भी होंगे इनमें से एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को लग रहा है।
हार्डलॉजी पूरे से एक क्वेश्चन है वो अभी तक, ओनली वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल सिंपल, इसको क्लास में बोलेगा टीचर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन इनके ऐसे ही हैं कि हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेंस में, मतलब क्वेश्चन आसान है, अगर आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और इन्होंने लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक सिविल इंजीनियर ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है, बिना ये सब एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किए भी आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। आगे पूछे या नहीं पूछे ये अलग चीज है, पर इस पेपर में तो नहीं है, इस पेपर में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि देखो सर, किसी बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, उसका फोकस वैसे भी जो है वो ज्यादा सिविल की नॉलेज चेक करने का होगा एज कम्पेयर टू। ठीक है, सर्वे के भी क्वेश्चन देखिए, ये सर्वे का क्वेश्चन है, सर्वे के भी क्वेश्चन इसने कवर किया है, पर सिविल वाले टॉपिक सारे सिविल वाले वो एक्सपेक्टेड भी था सर, मतलब मैंने भी इनको बच्चों को ये बोला था कि एक्सपेक्टेड भी है कि अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो कोई भी आप सिविल जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको वो सिविल नॉलेज चेक करेगा, बजाय कि ठीक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिजाइन में जाएंगे तो वहाँ पे उनको ड्राइंग्स वगैरह पढ़नी है, बाकी चीजें करनी है, लेकिन केमिस्ट्री वगैरह हो गया, फिजिक्स वगैरह हो गया, रॉक इंजीनियरिंग वगैरह, इसमें इतना उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। पार्ट 2 भी देखिए ना, सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। ये आरसीसी क्वेश्चन है, बीम का क्वेश्चन है, साइड फॉर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना है, साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्लास में होता है, ये सब कर सकते हैं आराम से। एक ट्यूबवेल, अब ये फिर से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ट्यूबवेल का क्वेश्चन है, डिस्चार्ज या इसको सॉइल में भी करते हैं। फिर 4 मीटर ये रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है, देखिए सॉइल इसमें इंपॉर्टेंट है, सॉइल के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉइल का मैंने देखा इसके अंदर ऊपर एक वेन वाला, ये देखिए वेन शियर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू, ये जो टेस्ट था ये भी सॉइल का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये भी आप सॉइल का वैसे भी ओवरऑल वेटेज किसी भी एग्जाम में वैसे भी ज्यादा ही होता है, इन्होंने सॉइल अच्छे से पूछा है, सॉइल के 5-6 क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे मैं रॉन्ग हो गया, मैंने बच्चों को बोला था कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा पूछ लिया। नहीं, सॉइल से तो खूब क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने, सॉइल से भी पूछे हैं और सोम से भी क्वेश्चंस पूछे हैं। डिफरेंस बिटवीन रोडवे एंड राइट ऑफ वे, ये हाईवे का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हाईवे का आया हुआ है। हाईवे का एक और क्वेश्चन था मैंने देखा हुआ है इसमें, ये देखिए स्टील का क्वेश्चन है, स्टील का टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है। फिलेट वेल्ड की आपको ज्वाइंट कनेक्शंस की डिजाइन करनी है, वेल्डिंग बोल्टिंग और रिवेटिंग वगैरह करते हैं, ये इसमें कोई टेंशन मेंबर है उसमें जो वेल्ड है उसको डिजाइन करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। फिर स्लीपर डेंसिटी, ये रेलवे का क्वेश्चन है, देखिए रेलवे को भी इन्होंने कवर किया हुआ है। फिर ये इन्वायरमेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट के भी देखिए कई क्वेश्चन आ गए हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी, जैसे सॉइल ज्यादा पूछा है ना, ऐसे इन्वायरमेंट भी इन्होंने काफी ज्यादा पूछा हुआ है। फिर उसके बाद साइफन एक्विडक्ट, ये इरिगेशन का क्वेश्चन है, एक्विडक्ट वगैरह वहाँ पे देखते हैं हम लोग। फिर पर्ट सीपीएम का भी एक क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन देखिए सारे आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली ये सब क्लास में करते हैं मतलब। फिर थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालना, ये एक हाईवे का क्वेश्चन है, हाईवे का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। राइट डाउन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग, अब ये टनलिंग का क्वेश्चन है। हाँ, टनल से रिलेटेड एक टॉपिक भी है इसके अंदर, डॉक टनल हार्बर, ये सिविल में भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, डॉक टनल हार्बर ये सब करते हैं, तो ये भी अगर आपने सिविल अच्छे से किया तो कर सकते हैं। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपोस्टिंग इन अ मैकेनिकल कंपोस्ट प्लांट। अब ये नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग में हम करते हैं पर इतना डिटेल में नहीं करते हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कंपोस्टिंग में मैकेनिकल कंपोस्टिंग क्या होती है। मैकेनिकल कंपोस्टिंग बेसिकली उसमें मिक्सिंग वगैरह अलाउ कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, 24 आवर में ही प्रोसेस कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, पर कर सकता है बच्चा, कर सकता है अगर तैयारी किया है तो ये पढ़ा होगा। फिर ब्रीफली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ माइनिंग, EIA का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ असेसमेंट से रिलेटेड, वो दिया हुआ है इनको मॉड्यूल में। इन्वायरमेंट देखिए इसमें काफी पूछा है, आजकल हर एक एग्जाम में मैं देख रहा हूँ इन्वायरमेंट काफी पूछ रहा है, शायद ये रिसेंट मुद्दा हो इसलिए, पर इन्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला सर, सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला है कि अपनी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी वैकेंसी उसको पूरा करो। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, देखो। फिर ब्रीफली इन्वायरमेंटल, ये भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक स्टोरेज, सोर्सेज ऑफ वाटर का, सोर्सेज ऑफ वाटर का 2 क्वेश्चन हो गया, एक ऊपर भी आया हुआ था पार्ट 1 में, सोर्सेज का भी। इन्होंने सॉइल को भी ना सर 2 पार्ट में डिवाइड किया सिलेबस में, एक जियोटेक और दूसरे को फाउंडेशन में, ऐसे 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने फिर से इन्वायरमेंट और सॉइल से काफी क्वेश्चन है। ड्राफ्ट ट्यूब का क्वेश्चन है, ये ड्राफ्ट ट्यूब हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट है, इसको भी करता है FM में, मशीन का, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर वेरियस टाइप ऑफ ड्रेन्स, ये अर्दन डैम का। अब ये फिर से नॉर्मली हो सकता है सिविल में छोड़ दे बंदा, अगर आप गेट ESE वगैरह की तैयारी कर रहे हो, पर ए वगैरह के लिए आपको ये भी करना पड़ता है कि अर्दन डैम है, रॉकफिल डैम है, उनकी भी थोड़ी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल चीज है, तरह तरह के फिल्टर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिल्टर, वर्टिकल फिल्टर, टो फिल्टर होता है, इंक्लाइन ट्रायंगुलर फिल्टर होता है, तरह तरह के फिल्टर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इसमें थ्योरेटिकल भी पूछा है, न्यूमेरिकल भी पूछा है। क्वेश्चन का लेवल अगर आपने चैप्टर किया हुआ है तो आप कर लेंगे, नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल मतलब पेपर का लेवल कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल लेवल, और बच्चा इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने तैयारी किया हुआ है तो अगर उसने ये चैप्टर्स कवर किए हैं तो ये क्वेश्चंस भी वो कर लेगा, इजीली कर सकता है। अब मेरी जो मैं भी तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो सिविल इंजीनियरिंग जैसे अभी सब्जेक्टिव पेपर होने लगे हैं, हरियाणा के अंदर भी सब्जेक्टिव पेपर्स हो रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके, 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना जो मैं आपको बोलूँगा। पहला, यार लिखना स्टार्ट करो,
क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, बिलीव मी, सर भी मेरे साथ में है कि अगर ये डायरेक्टली सर एग्जाम के अंदर जाना लिखना स्टार्ट करेंगे 24 क्वेश्चन, अब देख हमने काउंट किया करीब 50 पेज आपको लिखना है, 50 पेज लिखना है। 50 पेज 3 घंटे में लिखना है आपको, इतना अगर अच्छा नंबर चाहिए तो। दूसरा चीज सर, अभी तक इन लोगों ने, बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिए हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि सिर्फ आंसर निकालना है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक लिखना होता है। राइटिंग को चेक करता है आपकी, एक तो राइटिंग लिखने वाला साफ सुथरा लिखना है, दूसरा आप कैसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो वो भी मैटर करेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया, किसी ने नहीं चेक करना, मिनिमम का नंबर कई बार बच्चे आते हैं बोलते हैं सर हमने लिखा था पर नंबर नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने 150 वर्ड्स मेंशन किया हुआ है, तो आपको जो सवाल पूछा है ना उसी को आंसर देना है। ऐसा नहीं कि जो आपको पता है कुछ भी आस पड़ोस का लिख दिया है, जो एग्जैक्टली प्रिसाइज टू द अगर आप टॉपिक आंसर देंगे तो 150 वर्ड्स में आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो एक तो चीज, इस चीज के ऊपर फोकस रखना है कि आपको उस चीज में कवर करना है 150 में। अगेन वो आप फिर से तभी कर पाओगे अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस किया हुआ है। ये जितने क्वेश्चन अभी आपको इसके सोल्यूशन भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या है, 150 वर्ड्स में आपको इसको कैसे करना है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैं बार बार आपको लोगों को बोल रहा हूँ कि लिखने की आदत डालो। आप बोलोगे सर व्हाट इज ग्रेविटी डैम, ये तो मेरे को आता है, मैं लिख लूंगा वहां पे जाके। बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो के बाद लिख दो कोई भी इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मेरे को आता है, उसको लिखो और उसको फिर खुद से चेक करो कि क्या आपने जो लिखा है सही लिखा है नहीं लिखा है। आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इस बात का मतलब क्या है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कि लिखने की आदत डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि भाई लिखना स्टार्ट करो। अगर आप लिखोगे नहीं तो मेंस के अंदर जाके फंस जाओगे, और ये सब्जेक्टिव आपका मेंस का ही है। इन्होंने जैसे ब्रिज का भी एक क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने इसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ ब्रिज इंजीनियरिंग, तो इसका कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर आजकल आप एई का पेपर देखिए जो ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं तो उसमें भी वो ब्रिज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का एक क्वेश्चन सीधा कोड मेंशन करके पूछा हुआ है कि 1893 2016 में क्या है। ये भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। इन्होंने कोड्स भी दिए हुए हैं, इन्होंने कोड्स भी 1893 सिलेबस में कोड्स भी मेंशन किया हुआ है। वैसे तो सारे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर जो जैसे अर्थक्वेक क्वेश्चन है, ब्रिज का क्वेश्चन है, ये सिविल में आते ही हैं, तो आप ये कवर करते ही हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो। ये बिल्डिंग सर्विसेज वगैरह सर, इनमें से बिल्डिंग सर्विसेज से वही फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा तरह के फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बहुत आसान सी चीज़ होती है। तरह तरह के सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में, वाटर बेस्ड सिस्टम हो सकता है, ड्राई सिस्टम होता है, अलार्म बेस्ड सिस्टम हो सकता है, तरह तरह के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, देखो पहला तो चीज़ मैंने आपको बताया कि आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दूसरा जो आपको टॉपिक लग रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया, उसको आप लीव कर सकते हो। बिलीव मी, अभी मैं तुम्हें दोबारा से फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास मार्जिन है यहाँ पे लिखने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आजकल क्या चल रहा है, अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चल रहा है। इस मॉड्यूल में जो आपका जल शक्ति का चल रहा है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है और उसमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उसी चीज़ पे फोकस करो। बार बार मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और लिखना स्टार्ट करो, हाथ से लिखना स्टार्ट करो, और उसको टाइम के अंदर आप तभी कर सकते हैं। एक और मैं आपको मंत्रा दे रहा हूँ सब्जेक्टिव पेपर को क्लियर करने का। ये हरियाणा में हमने बोली बात, और हरियाणा के स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के अंदर, उन्होंने ये मंत्रा दिया है, सर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इसलिए जरूरी है, वो भी उसका रीज़न बोला है कि जो पेपर चेकर होता है ना, वो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लेके चलता है कि किसी भी क्वेश्चन में वो मिनिमम और मैक्सिमम उसने देने हैं। अब अगर 24 के ट्राई करो कि 24 के 24 क्वेश्चन के आंसर लिखने का, सो दैट कि जो मिनिमम मार्क्स आपको देने हैं उसने किसी भी क्वेश्चन से, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना है वो आपका 2 या 3 टाइम्स जिन्होंने बुलाना है इंटरव्यू के लिए, तो उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप एक एक नंबर के ऊपर भी फाइट हो जाती है, आधे आधे नंबर के ऊपर फाइट हो जाती है कि मेरा आधे नंबर से रह गया सर, मेरे को कॉल नहीं आया, मेरा फाइनल सिलेक्शन सर 1 नंबर से रह गया। अगर इस चीज़ को आपको मैक्सिमाइज करना है तो आपको ट्राई करना है कि 24 के 24 क्वेश्चंस करने हैं और इन टाइम करने हैं, और वो तभी कर पाओगे अगर आप लिखने का प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज आप बहुत टाइम लगा दीजिएगा लिखने के लिए। इस पेपर में से अगर आप देखो ना, तो जैसे आरसीसी का एक क्वेश्चन है, स्टील का एक क्वेश्चन है, लेकिन सॉइल के कई क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के कई क्वेश्चन है, एफएम के कई क्वेश्चन है। जैसे एक अर्थक्वेक का क्वेश्चन आ गया है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि सब कुछ कवर कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट ही ज़्यादा करना है और बाकी छोड़ देना है। क्वेश्चन इन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह से पूछा है, पर बहुत तितर बितर नहीं पूछा है कि इन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हैं, जो नॉर्मल आप सिविल इंजीनियरिंग में एई की प्रिपरेशन करते हैं, एई के एग्जाम्स के लिए, और वही सारी चीज़ें पूछा हुआ है। सिलेबस इनका काफ़ी बड़ा है, पर पूछे चीज़ें इन्होंने जो पूछी हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड चीज़ें पूछी। ठीक है जी, देखो ऑल दी बेस्ट सभी के लिए जो आपका 15 सितंबर को एग्जाम है। अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कंटेंट आपको दिया हुआ है, सारा सिलेबस कंप्लीटेड है उसके अंदर। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, पांडे सर भी ले रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जतिन सर का भी चल रहा है, प्रियंका मैम भी चल रहा है, तो पूरी टीम लगी हुई है अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसके ऊपर फोकस करो। नो डाउट कि इसमें पेपर 1 को नहीं भूल जाना है, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई होगा तभी आप इसका पेपर 2 आपका चेक होगा मेंस के लिए। तो नॉन टेक्निकल इक्वली इंपॉर्टेंट है,
हिंदी वाला कंपोनेंट हमारा थोड़ा सा लैग चल रहा था, तो हिंदी के वीडियोस भी अभी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे आपका हिंदी वाला कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके और आपका नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें आप लोगों का कंप्लीट है। थोड़ा सा उसमें आपका हिमाचल का जो सेंसस वगैरह हो गया, या जो आपका इसका जो करंट से रिलेटेड हिमाचल में चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पार्ट रहता है। लेकिन मेन बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वालिफाई करना जरूरी है। और दूसरा, मेंस में आपको इट्स ऑल अबाउट राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आप जितना चीज़ों को लिख के करते हो, जितना न्यूमेरिकल, जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप लिख के ही तैयारी करो, क्वेश्चन लिख के ही आंसर लिखो। और बस पहले क्या होता था कि आपको आंसर निकालना होता था रफ रूफ करके, अब आपको उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखना है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना आप लोगों ने। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।